आज दुनिया जिस हद तक आपस में जुड़ी हुई है, आज से पिछली सदियों में ऐसा नहीं। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हुआ तो उसको बहुत सेलिब्रेट किया गया। 1999 के अंदर ग्लोबलाइजेशन की एक नेगेटिव साइड दुनिया के सामने आई, जब सियाटल के अंदर प्रोटेस्ट हुए जिन्हें बैटल ऑफ सियाटल कहते हैं। 1997 में थाईलैंड में एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। थाईलैंड में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया और थाईलैंड आईएमएफ के पास गया मदद मांगने, तो आईएमएफ ने जो हार्श कंडीशंस थाईलैंड पे लगाई, थाईलैंड ने जैसे ही उन कंडीशंस को अप्लाई किया, थाईलैंड की इकोनॉमी और कोलैप्स कर गई। और चूंकि थाईलैंड की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी बाकी तमाम इकोनॉमी से, तो वो क्राइसिस सिर्फ थाईलैंड तक नहीं रहा, वो पूरे ईस्ट एशिया तक फैल गया। जस्ट आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंडीशन से की वजह से, आईएमएफ के इस विशियस एजेंडा की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 21वीं सदी में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसे ग्लोबल विलेज कहा जाता है। आज दुनिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और सोशली जिस हद तक आपस में जुड़ी हुई है, आज से पिछली सदियों में ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया में कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए। उन्होंने दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को यकीनी बनाने के लिए काम करना शुरू किया। दुनिया में होने वाली जंगों को रोकने के लिए इक़दाम शुरू किए। फिर कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज वजूद में आई जिन्होंने अपने मुल्कों से निकलकर दूसरे मुल्कों में जाकर काम करना शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू की। मुल्कों ने आपस में बॉर्डर खोलना शुरू कर दिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग रोजगार की तलाश में जाना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होना शुरू हुई, तो लोग आईटी के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना शुरू हुए। आपस में मुल्कों ने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से दुनिया आपस में जुड़ती चली गई और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल यह है कि क्या इस ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को सिर्फ फायदे ही दिए या इससे बहुत से मसाइल भी खड़े हुए। आज उसी सिलसिले में मैं आपसे जो किताब डिस्कस करने वाला हूं, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है जिसमें ग्लोबलाइजेशन की डार्क साइड दिखाई गई है कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के लिए मसाइल भी खड़े किए हैं। और इस किताब का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। और इस किताब को एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने लिखा है। और ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई शख्स ऑथेंटिसिटी रखता है तो या वो जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैं या वो थॉमस फ्रीडमैन है, जिनको दुनिया पढ़ती है और देखती है कि ग्लोबलाइजेशन पे इनके थॉट्स क्या हैं। तो आज स्टिग्लिट्ज की इसी किताब को मैं आपके सामने रखूंगा। स्टिग्लिट्ज ने अपनी इस किताब में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की मुख्तलिफ डायमेंशंस को डिस्कस किया है। स्टिग्लिट्ज कहते हैं कि जो सबसे ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब दुनिया के अंदर तमाम स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स आपस में सियासी तौर पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसकी मिसाल देते हैं यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन यूनियन। आप देखें कि पूरी दुनिया के ममालिक यूनाइटेड नेशंस के एक फोरम पर इकट्ठे होते हैं, कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को जोसेफ स्टिग्लिट्ज कहते हैं कि ये सबसे बड़ी कैटेगरी है ग्लोबलाइजेशन की। उसके बाद इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मिलते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा जो ट्रेड एग्रीमेंट पाया जाता है दुनिया में उसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, RCEP, जो 15 ममालिक के दरमियान साइन हुआ है। ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग रोजगार के लिए जाते हैं, ये इकोनॉमिक साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। और जैसा मैंने आपको भी मल्टीनेशनल कंपनीज की एग्जांपल दी, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके बाद कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं स्टिग्लिट्ज और बताते हैं कि अमेरिकन कल्चर जिस तरह से पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, हॉलीवुड मूवीज पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, जो वेस्टर्न क्लोथिंग पूरी दुनिया में पहनी जाती है, तो ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है कि एक कल्चर पूरी दुनिया के अंदर प्रीवेल कर रहा है। और इसी तरह से एक कैटेगरी मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन है, जहां पर कई ममालिक आपस में मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। मिलिट्री अलायंस होता है, उसका मकसद होता है म्यूचुअल डिफेंस। नेटो और एक टाइम पर वार्सा पैक्ट, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो सऊदी अरेबिया ने बनाया। तो ये तमाम के तमाम अलायंसेस ये मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब कि स्टिग्लिट्ज कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसकी मल्टीपल डोमेन्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री।
और हम देखते हैं कि इन डोमेन्स में दुनिया आपस में किस तरह कोऑपरेट कर रही है, लेकिन स्टेगलेट्स कहते हैं इन्हीं डोमेन्स में दुनिया को बहुत से मसाइल का भी सामना है। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब इमर्ज हुआ तो उसको बहुत सेलिब्रेट किया गया। इसके ऊपर बहुत से राइटर्स ने किताबें लिखी और उनमें से एक प्रोमिनेंट राइटर हैं फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने एक किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उन्होंने कहा कि अब रहती दुनिया तक एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करेगा, सस्टेन करेगा और उसको किसी किस्म का भी चैलेंज नहीं होगा। तो वो ये सारी डिबेट ग्लोबलाइजेशन के हवाले से थी कि किस तरह अब दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट होती चली जाएगी। 1999 के अंदर ग्लोबलाइजेशन की एक नेगेटिव साइड दुनिया के सामने आई, जब सियाटल के अंदर प्रोटेस्ट हुए, जिन्हें बैटल ऑफ सियाटल कहते हैं या सियाटल प्रोटेस्ट 1999 कहते हैं। 1999 में अमेरिका ने सियाटल के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग के बाहर हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। वो लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट से तंग थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज की वजह से तंग थे। बहुत से ऐसे लोग जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क रेफ्यूजीज आ गए और उन मुल्कों में रेफ्यूजी क्राइसिस आया, लोग उनसे तंग थे। तो सियाटल प्रोटेस्ट में असल में दुनिया की इस चीज पे नजर गई कि ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव साइड्स भी हैं। ग्लोबलाइजेशन से बेरोजगारी बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, दुनिया में इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म जैसे मसाइल बढ़ रहे हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी डार्क साइड के ऊपर लिखना शुरू किया, उसको एनालाइज करना शुरू किया, डिबेट्स होना शुरू हुई और स्टेगलेट्स फिर अपनी किताब के अंदर इसका सोल्यूशन भी पेश करते हैं, जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टेगलेट्स बताते हैं कि सियाटल प्रोटेस्ट 1999 के बाद दुनिया में बड़े बड़े क्राइसिस आए। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 इसीलिए फैला पूरी दुनिया में क्योंकि दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड थी। उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन, जिसने पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि वो तमाम इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेटेड थी। और उसके बाद ब्रेग्जिट का होना, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाना, ये इस चीज की गवाही थी कि ब्रिटेन में रहने वाले लोग ग्लोबलाइजेशन से तंग थे। फिर ट्रंप का 2016 के अंदर पावर में आना और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाना, ये इस चीज की टेस्टिमनी था, गवाही था कि अमेरिका में रहने वाले लोग भी ग्लोबलाइजेशन से तंग थे। और ट्रंप ने आते ही जो चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लिए, जो एंटी ग्लोबलिस्ट मेजर्स थे, अगेन ये इस चीज की गवाही था कि लोग अब ग्लोबलाइजेशन से तंग आ चुके हैं। तो स्टेगलेट्स इन तमाम इवेंट्स को अपनी किताब में एक्सप्लेन करते हैं और वो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने किस किस तरह से दुनिया के अंदर मसाइल खड़े किए हैं। लेकिन एक चीज ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जो इस पूरी किताब में डोमिनेट करती है, वो है आईएमएफ। स्टेगलेट्स आईएमएफ के रोल को लेकर बहुत क्रिटिकल है अपनी इस किताब में। और स्टेगलेट्स 3 ऐसे ग्लोबल इंसिडेंट्स बताते हैं जहां पर आईएमएफ की वजह से वो क्राइसिस पैदा हुए और आईएमएफ उनको टैकल करने में नाकाम रहा। तो आईएमएफ के हवाले से जो पहला इवेंट जोसेफ स्टेगलेट्स बताते हैं वो ईस्ट एशियन क्राइसिस 1997 है। स्टेगलेट्स कहते हैं कि आईएमएफ को पहले समझना चाहिए कि इसको बनाया किस वजह से गया था। आईएमएफ को बनाने का मकसद था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी कमजोर पड़ती है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बचते, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार हो जाता है मुल्क, तो आईएमएफ उसको कर्जा देगा ताकि वो मुल्क उस कर्जे को लेकर अपने आप को पांव पे खड़ा कर सके। तो आईएमएफ मुल्कों को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकालेगा, उनको माशी तौर पर असिस्ट करेगा। लेकिन 1980s के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस, जिसमें आईएमएफ से रेलेवेंट कुछ कंडीशंस जोड़ दी गई कि जब आप आईएमएफ से लोन लेने जाएंगे तो हर मुल्क को ये कंडीशंस माननी पड़ेंगी। अब वो जो कंडीशंस हैं वो तमाम मुल्कों के लिए फेवरेबल नहीं होती। ईस्ट एशियन क्राइसिस क्या था? 1997 में थाईलैंड की करेंसी डीवैल्यू हो गई और थाईलैंड में एक बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब ये समझने की यहां जरूरत है कि थाईलैंड के साथ बाकी तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लिंक्ड हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। ये तमाम इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेटेड हैं। अगर किसी एक मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, वो बाकी तमाम मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगा। थाईलैंड में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया और थाईलैंड आईएमएफ के पास गया मदद मांगने, तो आईएमएफ ने कहा कि आप सबसे पहले अपने बजट कट्स करें, आप अपनी ट्रेड को लिबरलाइज करें, आप
अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें। तो आईएमएफ ने जो हार्श कंडीशंस थाईलैंड पे लगाई, थाईलैंड को मजबूरन वो मानना पड़ी क्योंकि उसको जरूरत थी उस टाइम पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। और अल्टीमेटली क्या हुआ, थाईलैंड ने जैसे ही उन कंडीशंस को अप्लाई किया, थाईलैंड की इकोनॉमी और कोलैप्स कर गई। और चूंकि थाईलैंड की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी बाकी तमाम इकोनॉमी से, तो वो क्राइसिस सिर्फ थाईलैंड तक नहीं रहा, वो पूरे ईस्ट एशिया तक फैल गया और तमाम ईस्ट एशियन कंट्रीज एक बहुत ही स्वेयर किस्म के डायलेमा में फंस गई 1997, जिसे ईस्ट एशियन क्राइसिस कहते हैं। और उसके पीछे सरासर रीजन आईएमएफ की थी। इसके बाद दूसरा जो इवेंट है स्टेगलिट्स, वो सोवियत यूनियन का फॉल बताते हैं। स्टेगलिट्स बताते हैं कि 1991 में सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ, उससे कई मुल्क टूटकर आजाद हुए और सोवियत यूनियन रशिया में तब्दील हो गया। तो रशिया की जो लीडरशिप थी वो उस टाइम पर विलिंग थी कि वो अपने उस कम्युनिज्म और सोशलिज्म को छोड़कर वेस्टर्न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज को अडॉप्ट कर ले। रशिया ने उस टाइम आईएमएफ से लोन मांगा। आईएमएफ ने रशिया के ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई, रशिया को लोन मिल गया और रशिया ने जब उन कंडीशंस को फुलफिल करना शुरू किया तो रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स करना शुरू हो गई और रशिया के अंदर दोबारा से एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप इमर्ज हुई। और उन्होंने रशियन कौम के सामने ये नारा लगाया कि देखें, अगर हम वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे तो हम माशी तौर पर मजीद कोलैप्स कर जाएंगे। उनको एक एक्सक्यूज मिल गया कि वो अपने उस अथॉरिटेरियन रजीम को दोबारा से कंटिन्यू करें। और हमने देखा 2001 ऑनवर्ड्स फिर प्यूटन ने जब से रशिया की लीडरशिप संभाली तो रशिया एक अथॉरिटेरियन रजीम बन गया। तो स्टेगलिट्स बताते हैं कि रशिया के पास एक बहुत अच्छा मौका था, पूरी दुनिया के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो रशिया को अपने साथ अलाइन कर लेते, वो वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट करने को तैयार था। लेकिन जस्ट आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंडीशन से की वजह से, आईएमएफ के इस विशियस एजेंडा की वजह से रशिया दोबारा से एक अथॉरिटेरियन रजीम बना और आज वो उन्हीं वेस्टर्न ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा स्टेगलिट्स कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। जब इस क्राइसिस ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया तो आईएमएफ ने हाथ खड़े कर दिए पूरी दुनिया के सामने कि हम एट अ टाइम कोई 5, 10, 15 मुल्कों को तो शायद सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया को इस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर सकते। तो स्टेगलिट्स कहते हैं कि आपने वो अदारा जो मुल्कों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाया था, जो मुश्किल टाइम पर उन मुल्कों को सपोर्ट कर सके, जो दोबारा से इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप के जो ग्रेट डिप्रेशन और रिसेशंस आते हैं उनमें दुनिया को निकाल सके, तो आईएमएफ का हमें दोबारा से वहां पर एक फेलियर नजर आता है। तो स्टेगलिट्स अपनी इस किताब में कहते हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन से फायदे उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेके आनी पड़ेंगी। ये इंस्टीट्यूशंस किसी एक या दो मुल्कों के एजेंडास पे काम ना कर रहे हों। ये इंस्टीट्यूशंस जो मुल्कों के ऊपर कंडीशंस लगाएं, वो उन मुल्कों के माशी मसाइल को देखते हुए लगाएं और वो उन माशी मसाइल को हल करने के लिए हों। आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। कोई भी मुल्क किसी भी माशी मसाइल से गुजर रहा होगा, उसको वही एक सेट पैटर्न उस मुल्क को देना होता है, जिसे कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। कि आपने कुछ जेनेरिक गाइडलाइंस बनाई हैं, आप किसी मुल्क के माशी मसले को देखते हुए उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसको कह रहे हैं कि अगर आपने हमसे लोन लेना है तो हमारी ये कंडीशंस फुलफिल करें। बहुत से ममालिक के लिए वो कंडीशंस साजगार नहीं होती और अल्टीमेटली वो मुल्क मजीद माशी तौर पर कोलैप्स कर जाता है। और दूसरा स्टेगलिट्स एम्फसिस करते हैं अपनी इस किताब में कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन से फायदे उठाना चाहते हैं तो हमें अपने अपने मुल्कों में इंक्लूसिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला है, वो टेररिज्म है, वो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ने वाले पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। जब तक पूरी दुनिया मिलकर इंटरनेशनली इंक्लूसिव पॉलिसीज नहीं बनाएगी, ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्कों को माशी और सियासी तौर पर सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम ग्लोबलाइजेशन से सही मायनों में फायदा नहीं उठा सकते। तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। आप क्या समझते हैं? आप इस किताब के इस ब्रीफ रिव्यू को सुनकर जोसेफ स्टेगलिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं, या आप समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने तो दुनिया के लिए ज्यादा फायदे खड़े किए हैं और चंद एक इसके डार्क साइड्स हैं और वो शायद वैसे ही नेग्लिजिबल हैं, उनको हमें वैसे ही इग्नोर करना चाहिए? या वाकई समझते हैं कि स्टेगलिट्स जो कह रहे हैं दुनिया को इसके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है? मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। बहुत शुक्रिया।